ओके, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन गाइस? एक बार ज़रा कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? लर्नर्स, क्या मेरी वॉइस आ रही है? नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस फटाफट से पहले लेक्चर के लिंक, एक बार लेक्चर के लिंक को फटाफट सभी शेयर कर दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से लेक्चर के लिंक को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से लेक्चर के लिंक को शेयर कर दें सभी, फटाफट से लेक्चर के लिंक को आप सब शेयर कर दें, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। फटाफट से जल्दी से गाइज एक बार आप पेपर के इसको लिंक को शेयर कर दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इतनी रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, इतना काम कर दें आप लोग, जल्दी से इतना काम कर दें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस विद इन 1 मिनट आई विल स्टार्ट द सेशन। सेशन को शेयर कर दें एक बार। चलिए, कर दिया सभी लर्नर, सेशन को शेयर कर दें गाइज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ओके, ध्यान दो। सभी आ चुके हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दो। तो गाइज हम लोग बात कर रहे हैं आज स्ट्रेटजी के बारे में, ध्यान देना सभी। आज हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी CAPF 2021 एग्जाम के लिए। बिना बातें करे सभी बच्चे ध्यान से देखना, मैं जनरली आपको सारी बातें आज बता दूंगा और ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इट माई प्रॉमिस टू यू। चलिए चलिए मैं सब बता दूंगा बेटा, पहले यहाँ ध्यान दो। चलिए ध्यान दो। तो सबसे पहली बात आप सभी को बता दूं, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय, वन ऑफ द स्टार एजुकेटर अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे 51 मिलियन वॉचमेंट्स मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आई एम दी ओनली एजुकेटर इन दिस कैटेगरी जिसने इतना मिलियन वॉचमेंट बहुत कम समय पूरा किया है। इसका क्रेडेंशियल्स है मेरे बारे में, आप इनको पढ़ सकते हैं। मुझे एजुकेटिव दी मंथ अवार्ड वगैरह भी मिला है। अगर आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वीक है, यूज माई रेफरल कोड विशाल सर लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हमारी कैटेगरी में सारे कोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अभी मेरी अचीवमेंट थी बहुत बड़ी। ठीक है, आई हैव अकॉम्प्लिश्ड 51 मिलियन वॉच मिनट्स, ये मेरा पूरा हो चुका है। नंबर 1 एजुकेटर हूं अपनी कैटेगरी में, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे कई सारे बैचेस चल रहे हैं। अनअकैडमी प्लस में CDS का लक्ष्य बैच चल रहा है, जो कि टारगेट करेगा फरवरी वाले पेपर को, जो कि फरवरी 2021 में आपका CDS एग्जाम होने वाला है। आप इसके लिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही तो प्लीज डोंट मिस दिस बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मिशन IB ACIO, कहीं बच्चे इसके बारे में जानना चाह रहे थे और सॉरी मैं चर्चा नहीं कर पाया, मैं आपको यहाँ पे बता दूं इसके बारे में। ठीक है, तो IB का बैच आप लोग कहीं बच्चे पूछ रहे कि सर IB का बैच आएगा इस कैटेगरी में? बिल्कुल आएगा।
जनवरी में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका 7 जनवरी से। 7 जनवरी से इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है ये बैच स्टार्ट होगा हमारी कैटेगरी में, डिफेंस में। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही टॉप एजुकेटर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं, पूरी टीम तैयार है इस बैच के लिए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि अराउंड इफ आई एम राइट काफी सारी वैकेंसी आ रखी है, तो प्लीज डोंट मिस दिस बैच, क्योंकि खाली आप लोग एक एग्जाम के भरोसे मत बैठो। अपना टारगेट डिफेंस के सारे एग्जाम में बनाओ, चाहे वो सीएपीएफ हो, सीडीएस हो या आईबी हो, है ना। लगभग सिलेबस काफी हद तक सेम है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आईबी का बैच जो है 7 जनवरी से हमारे प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाएगा, तो डोंट मिस दिस बैच। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का बैच हमारे कैटेगरी में स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। 4 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा 31 जुलाई तक, 8 महीने का बैच है ये। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा पेपर 2 का और पेपर 1 का, ठीक है। तो इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सेना सीडीएस बैच ये कल से स्टार्ट होने जा रहा है, कल है 29 दिसंबर। अगर कोई बच्चा चाहता है तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकता है। ये सीडीएस फरवरी वाले एग्जाम को टारगेट करेगा, आप इस बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे लर्नर्स ये सोच रहे होंगे कि सर इन बैच के लिए क्या अलग अलग पे करना होता है? नहीं, एक ही बार आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है, आप इन चारों बैचों में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए अलग पे करोगे, इसके लिए अलग पे करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बच्चों को दुविधा होती है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी बैचों के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है, चाहे आप 1 महीने के लिए करें, चाहे आप 6 महीने के लिए करें, 3 महीने के लिए करें, 1 साल के लिए करें। आप जितने भी समय का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो उतने समय तक आप ये सारे बैचेस देख सकते हो। एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और हर बैच में आप एनरोल कर सकते हो, अलग अलग बैच के लिए आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा हर एजुकेटर के जो इंडिविजुअल कोर्स चल रहे हैं आप उनको भी देख सकते हो कैटेगरी के अंदर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। चलिए मेरी बात को ध्यान सुनिए। नहीं अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना यार, अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता मेरे भाई। जैसे कि आप अब मैं क्या बताऊं, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो ना आप, जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो तो उसके बाद आप सारी मूवीज देख पाते हो, तो उसी तरह का है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो। हमारी कैटेगरी में जो भी कोर्सेज चल रहे होंगे वो आप सब देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो लेट मत कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज आप सीखो यार, नॉलेज। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस गलत वे मत लेना, लेकिन एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक फूड, इन 3 चीजों पर पैसा खर्च करने से कभी कतराना मत। कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके लिए 5-6 हज़ार रुपए मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं पेपर स्ट्रेटजी की। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सीएपीएफ पेपर के बारे में, अगर हम यहाँ पे सीएपीएफ एग्जाम के बारे में बात करें तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप इन बातों को इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए सभी। क्या सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं? क्या मैं उम्मीद करता हूं क्या सभी बच्चे अपना कॉपी पेन लेके बैठ गए? एक बार मुझे बता दें, ठीक है। हम पूरी स्टडी जानने वाले हैं, क्या एक बार मुझे बताओ आप सब कॉपी पेन लेके बैठ गए हो क्या? रिप्लाई कर दो फास्ट। नहीं अलग नहीं लेना है अमन पांडे, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बार आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसी सब्सक्रिप्शन से आप ये सारे कोर्स देख सकते हो। एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद आप ये सारे कोर्स देख सकते हो, ठीक है। आप मेरे कोड को यहां पे इस्तेमाल कर लेना, ये लिखा है देखो विशाल सर लाइव, ये मेरा कोड यहां पे लिख देता हूं मैं, विशाल सर लाइव। इसको आप यूज कर लेना, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। इस कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, आपकी 10% फीस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। रेफरल कोड मांगेगा, मेरा रेफरल कोड है, इस कोड को आप इस्तेमाल कर लेना। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लोगे आपकी 10% फीस कम हो जाएगी फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है। चलिए आइए, अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो आप सभी को पता है कि इस पेपर में सीएपीएफ का अगर हम एग्जाम निकालें तो 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा पेपर 1, एक होता है हमारा पेपर 1, आप सभी को पता है पेपर 1, जिसमें कि आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं, 125 क्वेश्चंस आते हैं, और 125 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय होता है और 125 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपको जब ये पहला पेपर आपका हो जाएगा तो आपको ब्रेक मिलेगा। फिर होगा आपका पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, जिसमें कि आपका एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट्स ये सब लिखने को आता है। पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि सबसे पहले आप उस पेपर का पैटर्न जानें। जब आप पेपर का पैटर्न जान लोगे उसके बाद आप उसके पिछले 5 साल के पेपर देखो। हमारे देश के अंदर 90% बच्चे क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर 90% बच्चे क्या करते हैं, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। हमारे देश के अंदर मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं कि कोचिंग लगा लेंगे, या मैं यहां कहता हूं कि आपने अनअकैडमी भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या है। हमारे देश में आज भी आप देखो कि कोई भी आप जनरली गवर्नमेंट एग्जाम अगर देखोगे ना, अगर आप यहां पे एसएससी जैसे एग्जाम की बात कर लोगे तो 40-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं।
लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि उस हिसाब से डिफेंस में कंपटीशन इतना नहीं है। अगर एक एसएससी का फॉर्म 40-50 लाख बच्चे भरते हैं तो डिफेंस में कितने बच्चे भरते होंगे? 10 लाख 12 लाख। इससे ऊपर रेशियो नहीं है। तो पहली बात तो आपको ये एक बहुत प्लस पॉइंट आपके साथ है जो बच्चे डिफेंस एस्पिरेंट है। खासकर इस एग्जाम में वो बच्चा जा नहीं सकता जो मेडिकली अनफिट है, ठीक है, जो बच्चा फिजिकली ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, उसके लिए तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि डिफेंस में आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना। अब एक अगर एसएससी का फॉर्म है तो आप देखो वहां पे चाहे कोई मेडिकल में किसी का हार्ट टूटा हो, पैर टूटा हो, हर बच्चा एलिजिबल है। प्लस एज क्राइटेरिया कितना मिल जाता है, 30 तक भी लोग भर सकते हैं। डिफेंस में 24-25 के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना, 24-25-26 के बाद। तो ये सब एडवांटेज आपको है। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं ये रेलवे या एसएससी जैसे एग्जाम से आर्म फोर्स के एग्जाम को कंपेयर करूं तो फिर भी यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके सिलेक्शन की। पहली बात तो दिमाग में आप रखिए। लेकिन पहली बात आपको खुद से कमिटमेंट करनी होगी, क्या वाकई में मैं इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं। आज मैंने तुम्हें यहाँ पे स्ट्रेटजी बता भी दी, लेकिन अगर आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया या आपने इसको फॉलो नहीं किया तो मेरा यहाँ पे बोलना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जितनी बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उन बातों को आपको सुनना पड़ेगा। और जो मैं यहाँ पे आपको चीज बताऊंगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको एज इट इज फॉलो करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आप इसको एज इट इज फॉलो करें। आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा एडिशन कर सकते हैं, थोड़ा सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से काम करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है कहानी। तो सबसे पहली बात, पेपर 1 में आते हैं आपके 125 क्वेश्चन, पेपर 2 में आते हैं पेपर 2 का तो चलो पूरा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 क्लियर होगा तभी पेपर 2 पे जाएंगे। वो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है 3 घंटे के लिए, ये पेपर 1 है 125 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए। पहले हम पेपर 1 का डिस्कशन करते हैं। आइए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस पेपर 1 की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेपर 1 की, ध्यान दीजिएगा, तो पेपर 1 में दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। एक आपको मिलेगा पूरा जनरल स्टडीज देखने को, एक आपको मिलेगा जनरल स्टडीज देखने को, साथ में आपको थोड़ा सा क्वांट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स, और साथ में आपको देखने को मिल जाएगी रीजनिंग देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे होते हैं 125, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे 125, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो पेपर मेरा कितने का बैठ गया? 250 मार्क्स का। तो पहले मैं पेपर 1 की चर्चा करूंगा। अगर मान लो आज हमने यहां पे पेपर 1 की चर्चा करी और पेपर 2 रह भी गया, तो मैं कल शाम को 7 से 8 बजे, कल दोबारा इसी टाइम पे 7 से 8 बजे मैं पेपर 2 के बारे में आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हवा में नहीं बताऊंगा मैं आपको, वी विल टेक टाइम और थॉरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, तो यहां पे हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ध्यान देना। हाँ लवप्रीत, मैं सब बता दूंगा, कृपया करके अभी आप यहां पे जरा यहां पे देखेंगे, अभी प्लीज बात को सुन लीजिए, बातों में टाइम वेस्ट ना कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सीखने पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहां पे क्या है कि पहला जो पेपर है इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है जो कि मेन है, एक जनरल स्टडीज, एक है आपका क्वांट और एक है रीजनिंग। अब अभी मैं बता दूं कि आपका जो सीएपीएफ का पेपर है उसके लिए भी काफी समय है। अगर मैं सही हूं तो सीएपीएफ का पेपर आपका जुलाई के लास्ट में अगस्त के आसपास है, जुलाई अगस्त में आपका पेपर पड़ रहा है, मतलब आप जुलाई का एंड मान के चलो और अगस्त, है ना, क्योंकि हमारा बैच ही जुलाई तक तो हमारा बैच ही चलेगा, सीएपीएफ का 8 महीने का बैच चलेगा। तो अभी अगर मैं आपको जल्दी बताऊं, अगर पेपर आपका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के महीने में भी है तो आप इतना मान के चलिए कि आपके पास 8 महीने का समय है। उस 8 महीने के समय पे आप ये चीजें बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थली कवर कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो लास्ट के 3-4 महीने पढ़ूंगा, गाइज प्लीज, जीएस बहुत वास्ट है, जनरल स्टडीज का लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। वो बात अलग है कि कई बार पेपर इजी आ जाता है, लेकिन हम इस थिंकिंग के साथ नहीं बैठ सकते कि पेपर आसान आएगा या कुछ आएगा। यूपीएससी का पेपर है, लेवल कितना भी डेप्थ तक जा सकता है, वी कांट इमेजिन। अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं, जुलाई अगस्त में जाके पेपर होगा, 7-8 महीने आपके पास है। इन 7-8 महीने में अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। ये क्रिसमस, ये न्यू ईयर तुम्हारे लिए भी नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिंदगी भर न्यू ईयर मनाना, दिवाली मनाना, सब मनाना। लेकिन अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं। ये 7 से 8 महीने अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी वेस्ट कर दिए तो ये अटेम्प्ट आपका चले जाएगा। और आपको ये भी पता है कि सीएपीएफ का पेपर साल में एक बार होता है, एक बार के लिए सीडीएस एफकेट साल में 2-2 बार हो भी जाते हैं, सीएपीएफ का पेपर साल में सिर्फ एक ही बार होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो यहां पे बात क्या है, ठीक है, अगर हम लोग यहां पे बात करें कि आपके पास 7 से 8 महीने का समय है,
और आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान लगाना है किस चीज पे, जनरल स्टडीज पे, क्वांट पे और रीजनिंग पे। सर किस तरीके से हमें फोकस करना है इन 3 सब्जेक्ट्स पे, आइए मेरी बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हैं 125, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 125, इस बात को आप मान के चलना कि 125 में से आपके 90 प्लस क्वेश्चंस, 125 में से आपके 90 प्लस क्वेश्चंस या 90 के आसपास जनरल स्टडीज के ही रहने वाले हैं, जनरल स्टडीज के ही रहने वाले हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में सर क्या क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा सर, पॉलिटी आ जाएगा सर, हमारा ज्योग्राफी आ जाएगा सर, ज्योग्राफी के साथ हमारा जनरल साइंस आ जाएगा सर, जनरल साइंस के साथ सर हमारा जो है करंट अफेयर्स आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, और करंट अफेयर्स के साथ गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो साथ में आप ले लो हमारा इकोनॉमिक्स, और हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक्स। मेनली ये, वैसे तो आपके इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, लेकिन मेनली आप इन पे फोकस कर लो, इन पे ही फोकस कर लोगे, यही कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ये भी पूरा कर लिया बहुत बड़ी बात है, यही बच्चों से पूरा नहीं हो पाता। अब हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री नहीं होता, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी यूपीएससी के सिलेबस में है, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक भी सवाल नहीं आया, बट ऐसा भी हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के अंदर 4 सब्जेक्ट हो गए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। पॉलिटी, चलो यहां पे आपको कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एम लक्ष्मीकांत से हम कवर करेंगे, हो जाएगा। ज्योग्राफी में अगेन इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी 4 प्रकार हो गए, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। करंट अफेयर्स तो आपको पता है अंत ही नहीं है कुछ, हर दिन पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जो भी चीज न्यूज में है वो सब करंट अफेयर है। इकोनॉमिक्स आपको पता ही है। अब यहां पर मुद्दा क्या है कि मैंने क्या बोला कि आपके सामने 7 से 8 महीने का समय है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 प्लस क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी से ही आ रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अराउंड 90 क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके अराउंड 90 क्वेश्चन जनरल स्टडी से ही आ रहे हैं, तो क्या इस बात को आप मानोगे कि मेरा मैक्सिमम फोकस तो इसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए? इतना फोकस मेरा रीजनिंग और मैथ्स में ना हो चलेगा, इतना फोकस मेरा अगर रीजनिंग और मैथ्स में नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम फोकस, मेरा ज्यादा ध्यान कहीं ना कहीं इसी पे होना चाहिए। हाँ या ना, एग्री करते हो? हाँ या ना, जरा रिप्लाई करो कि जो बात मैं कह रहा हूं क्या उस बात से एग्री करते हो? पहले कमेंट कर दो कि अगर 90 प्लस सवाल या 90 क्वेश्चंस के आसपास 125 तो टोटल क्वेश्चंस हो गए, ये तो मेरे क्या हो गए, टोटल सवाल हो गए। अगर टोटल क्वेश्चंस में से 90 प्लस जीएस जनरल स्टडी से ही आ रहे हैं, इस वाले पार्ट से आ रहे हैं, तो मेरा मैक्सिमम फोकस तो इसी पे होना चाहिए। रीजनिंग मैथ्स पे अगर मैं थोड़ा कम ध्यान दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है नाउ, अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बात क्या है, इतनी बात अगर आप सभी को समझ में आ गई तो गाइज आप खुद सोचो, ये इतने सारे सब्जेक्ट तो जीएस के ही हो गए, फिर आप थोड़ा बहुत तो रीजनिंग और मैथ्स देखोगे भी, ऐसा तो नहीं कि आप इसको छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब है कि इसको टाइम आप थोड़ा कम दोगे, ज्यादा टाइम आपको इसको देने में लग जाएगा, और फिर इन्हीं 7 से 8 महीने में हमें ये तो पूरा करना ही है, ये पूरा जनरल स्टडीज तो पूरा करना है, रीजनिंग मैथ्स भी करना है, बट हमें पेपर 2 भी इसी टाइम स्पैन में कवर करना है, ठीक है। तो अब बात यहां पे क्या है कि अगर आपके पास 7 से 8 महीने का समय है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आप लोग क्या करेंगे, मैं संजीव सारी बातें बताऊंगा, सुनते रहो। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, एक 7 मंथ्स का प्लान बनाएंगे, एक 7 मंथ्स का आप लोग बनाएंगे प्लान, 7 महीने का प्लान बना लो, ठीक है।
बल्कि मैं कहूंगा 7 महीने का प्लान भी मत बनाओ, ठीक है। आप लोग जो है कम से कम मैं कहूंगा 6 महीने का प्लान बनाओ, 1 महीना रिवीजन करना। प्लान बनाओ अपना 6 महीने का, 6 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए, फिर 1 महीना बचेगा उसमें रिवीजन करना। 6 मंथ्स का आप प्लान बनाओ अपना, जनवरी से जुलाई तक, जनवरी से जून तक, सॉरी 6 मंथ्स का एक प्लान बनाओ, ठीक है। जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक। मैंने जब भी अपनी लाइफ में पेपर वगैरह क्लियर किए हैं, वो बात अलग है, इंटरव्यू एसएसबी क्लियर नहीं हो पाई, बट जब भी मैंने रिटन एग्जाम निकाले हैं तो मैंने हमेशा अपनी एक प्लानिंग करी है, हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है और उसको ईमानदारी से फॉलो किया है। और यही काम आपको करना है जो 90% बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे बात क्या है, जरा यहां पे ध्यान से देखना। जनवरी 2021 से लेके जून 6 महीने का समय हो गया। गाइस हमें क्या करना है, दो दो सब्जेक्ट उठाने हैं। जैसे जनवरी से लेके फरवरी तक मैं अपना निपटा दूंगा पूरा, क्या, हिस्ट्री और पॉलिटी। जनवरी से लेके फरवरी मतलब इन 2 महीने में मैं निपटा दूंगा अपना हिस्ट्री और पॉलिटी। 2 महीने में आप 2 सब्जेक्ट इजीली अच्छे से थॉरली कर सकते हो। सर दोनों सब्जेक्ट को समय कितना देना है मुझे, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, कम से कम 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा। अगर आपने क्लासेस लगा रखी हैं तो 2 घंटे में आप इजीली रिवाइज कर लोगे दोनों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से। इसके अलावा साथ साथ आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा आपको देना है रीजनिंग और मैथ्स को। जैसे कि शेड्यूल बना लो कि वीक में 3 दिन मैं करूंगा रीजनिंग, 3 दिन रीजनिंग मत करो, हाँ संडे को अपना ऑफ रखना, 3 दिन रीजनिंग 3 दिन मैथ्स। वीक में सर 3 दिन में 1 घंटा करूंगा रीजनिंग, सर वीक में 3 दिन में करूंगा मैथ्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो 2 घंटे तो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी, 1 घंटा हिस्ट्री 1 घंटा पॉलिटी, और 1 घंटा आपको 3 दिन रीजनिंग को देना है, 1 घंटा मैथ्स को देना है। तो अभी आपके टोटल घंटे कितने कंज्यूम हुए पर डे, 3 आवर। 2 घंटे इसमें से हिस्ट्री और पॉलिटी के जाएंगे, 1 घंटा रीजनिंग और मैथ्स का जाएगा, और प्लस यहां पे आपको डेली 1 घंटा निकालना है डेली करंट अफेयर्स के लिए। 20-22 क्वेश्चन आते हैं इस बार। मैं मानता हूं 2020 में करंट अफेयर के सवाल कम आए थे, इस बार मैं मानता हूं, ठीक है, इस बार मैं मानता हूं कि करंट अफेयर के सवाल कम आए थे। बट आप ये मत सोचना कि अगर करंट अफेयर के सवाल इस बार कम आए थे तो ये हमेशा कम आएंगे। आप सीएपीएफ के पिछले 5 साल के पेपर देखो, करंट अफेयर्स के आपको 29 से 30 क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। भाई दिया है मैंने पेपर, 29 to 30 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं करंट अफेयर के। 2015, 16, 17 की जरा पेपर उठा के देखना आप एक बार, 25+ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, इफ आई एम राइट। अगर इस बार 2020 में करंट अफेयर के सवाल कम आए तो इसका यह मतलब नहीं कि अगली बार भी कम आएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यूपीएससी, ये कमीशन की टीम के ऊपर है कि वो किस सब्जेक्ट से ज्यादा देते हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है कि शुरू के 2 महीने 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक अपने 2 सब्जेक्ट जीएस के पूरे कर लेने हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी निपटा दो। अगर आपको लगता है नहीं सर पहले मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करना चाहता हूं, आप वो उठा लो, आपकी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। मैं तो एक आइडिया आपको दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसमें एडिटिंग कर लेना। 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स को देना है, वीक में 3 दिन रीजनिंग 3 दिन मैथ्स, और 2 घंटे हिस्ट्री पॉलिटी। जब फरवरी आपका खत्म आ जाएगा, जब फरवरी आपका खत्म हो जाएगा तो मार्च और पूरा अप्रैल आप लोग उठा लो, क्या, एक उठा लो आप लोग ज्योग्राफी, एक उठा लो आप लोग ज्योग्राफी, और साथ में आप उठा लो इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो इकोनॉमिक्स उठा लो, अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप उठा लो साथ में जनरल साइंस, तो आप साथ में उठा लो जनरल साइंस। 3 सब्जेक्ट को लेके नहीं चलना, ज्योग्राफी तो लेके चलोगे चलोगे, ज्योग्राफी के साथ या तो इकोनॉमिक्स ले लो, अगर इकोनॉमिक्स नहीं करनी है तो जनरल साइंस ले लो, अगर साइंस ले लो तो इकोनॉमिक्स को छोड़ दो। मतलब ज्योग्राफी के साथ इन दोनों में से कोई एक लेके चलना, ज्योग्राफी लेके चलो और ज्योग्राफी के साथ इन दोनों में से कोई एक लेके चलो। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम साइंस लेना चाहते हो इकोनॉमिक्स हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप जीएस में सब कुछ ही पढ़ के जाना है,
अगर आपके सामने 5 जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन 5 में से आप इकोनॉमिक्स को स्विप भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को आप स्विप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 5 के 5 ही करके जाओगे, पूरे ही करके जाओगे। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं यहां पे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आप सभी आंसर देना जरा कमेंट करके। एक सिंपल सा सवाल मेरा सभी से कि अगर मैं पेपर के लिए 100 चीजें पढ़ रहा हूं, एक लड़का है, चलो मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने पहले पेपर के लिए 100 टॉपिक पढ़े, मैंने पेपर के लिए 100 टॉपिक्स पढ़े, और फिर मैंने क्या किया, जब ये 100 टॉपिक्स मैंने पढ़े तो मैंने भूलने लगा। लेकिन मैंने क्या किया, 100 टॉपिक्स ना पढ़ के मैंने 80 टॉपिक्स पढ़े, अगली बार मैंने 80 टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, या आप एक बात देखो, यहां पे समझो बात को कि पेपर के सिलेबस में टोटल 100 टॉपिक्स हैं, पेपर के सिलेबस में टोटल 100 टॉपिक्स हैं। मैं पूरे 100 पढ़ के बैठ गया, मैं पूरे 100 पढ़ के बैठ गया, लेकिन एक बंदा और है, उसने 100 नहीं पढ़े, उसने 100 में से 80 टॉपिक्स पढ़े। एक बंदा और है, उसने 100 नहीं पढ़े, उसने 100 में से 80 टॉपिक्स पढ़े। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जिस बंदे ने 100 टॉपिक पढ़े हैं उसको ज्यादा चीजें याद रह पाएंगी, या जिसने कम चीजें पढ़ी हैं लेकिन अच्छे से पढ़ी हैं उसको ज्यादा याद रहेंगी। अगर मैं 100 चीजें पढ़ रहा हूं, 100 चीजें मुझे याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर मैंने कम चीजें पढ़ी हैं तो मुझे वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। अगर मान लो मैंने 2 महीने में 100 चीजें पढ़ ली तो ये मुझे ज्यादा याद रहेंगी, या अगर मैंने 2 महीने में सिर्फ 80 टॉपिक पढ़े ये मुझे ज्यादा याद रहेंगे, तो मुझे ये ज्यादा याद रहेंगे। क्यों? कि यहां पे मैंने 2 महीने में 100 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करी और यहां मैंने 2 महीने में 80 टॉपिक पढ़े, तो इन 80 टॉपिक्स को मैंने टाइम ज्यादा दिया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर आप 80% सिलेबस भी कर रहे हो ना, लेकिन ढंग से कर रहे हो, टाइम दे कर रहे हो, तो यही इनफ होता है एग्जाम निकालने के लिए। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं, अब मेरी बात सुनो। अब यहां पे क्या है, अगर इस बात को आप समझ पाए तो आपको यह ध्यान देना है, सबके पीछे भागोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि भाई हर बच्चे का इकोनॉमिक्स अच्छा हो, जरूरी नहीं कि हर बच्चे का साइंस अच्छा हो, चलो खैर। अब यहां पे बात क्या है, कुछ बच्चे बोले कि सर 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। भाई तुम्हारे पास 6 महीने हैं, 6 मंथ्स है तुम्हारे पास। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम पर डे 1 घंटा दोगे मैथ्स और रीजनिंग को, तो यार तुम 6 महीने में नहीं कवर कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है 1 घंटा नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, आप इसे काम करो, 2 घंटे कर दो। अगर आपके पास समय तो आप इसे 2 घंटे कर दो। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, आप इसे 2 घंटे कर लो। पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कई सारे ऐसे बच्चे जो क्लासेस भी आपको करनी पड़ेंगी, सिलेबस भी आपको कवर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बुक से देख के कई बार आपको सीधा समझ में नहीं आता है, कई बार कोचिंग की नीड होती है। एक टीचर आपको जितनी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देता है उतना हमें बुक को देख के नहीं होता, ये आप भी मानोगे, और जिनको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको समय भी देखना है, और आप, मुझे पता है कि अगर 90+ क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चंस के आसपास मेरे जनरल स्टडी से ही आ रहे हैं, तो बचे 35 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन तो 125 हैं, 125 में 90 के आसपास तो जनरल स्टडी से ही आ रहे हैं। अगर मेरे पास, मुझे पता है कि 30 से 35 क्वेश्चन, अगर मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग और मैथ से आ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूं 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से आ रहे हैं, तो भाई 6 महीने तक 1 घंटा बहुत है इनके लिए, जो मैं मानता हूं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा वीक हो इन चीजों में, तो कोई बात नहीं, आप 2 घंटे कर दो, ये आपके ऊपर है, अपने हिसाब से आप देख लो। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहां पे क्या चीज है, यहां पर ये बात आपकी हो गई। अब यहां पे क्या चीज हो गई हमारी, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे जरा। अब इतनी बात समझ में आ गई। अगर किसी का मैथ्स वीक पॉइंट है, अगर किसी को लगता है कि सर मेरा मैथ्स वीक पॉइंट, तो यार रीजनिंग कर सकते हो। रीजनिंग तो मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारी इतनी वीक नहीं होगी, मैं इतनी उम्मीद करता हूं रीजनिंग आप लोग की इतनी वीक नहीं होगी। चलिए, अब यहां पर ये बात हो गई हमारी, ठीक है सर, ये बात हमारी जो है सभी को समझ में आ गई ना। आगे चलते हैं, तो जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी पे वापस आइए, जो हमारी चल रही थी उस पर हम वापस आते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटजी देखोगे तो भाई 2 महीने शुरू के, जनवरी फरवरी हिस्ट्री पॉलिटी को ढंग से पढ़ना है, मार्च अप्रैल ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ इनमें से कोई एक आप उठा लो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा।
और आप देखो कि ये करंट अफेयर्स आपके रेगुलर चलने चाहिए जनवरी से लेके पूरा अप्रैल तक। करंट अफेयर्स बीच में स्विप नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर को डेली आपको 1 घंटा देना ही देना है। करंट अफेयर्स को आपको डेली 1 घंटा देना है। तो यहां से हमने क्या शेड्यूल बनाया जरा आप देखें। यहां से हमारे पास क्या चीज निकल के आई सामने, जरा देखते हैं। सर जनवरी 2021 से हम पढ़ना शुरू करते हैं और सर हम पढ़ेंगे आपका अभी अप्रैल तक का। सर आपने शेड्यूल बताया 2021 का। सर शेड्यूल आपने क्या बताया विशाल सर? शेड्यूल आपने बताया कि जो है जनवरी से लेके फरवरी 2021 हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, साथ में करंट अफेयर्स आपका डेली रहेगा 1 घंटा, और साथ में आपका 1 घंटा रहेगा रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और पॉइंट। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे यहां पे फिर आपका मार्च और अप्रैल, यहां पे आपका हो जाएगा शुरू ज्योग्राफी, और साथ में आप जनरल साइंस कर लीजिए या आपकी चॉइस आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। साथ में करंट अफेयर्स 1 घंटा चलता रहेगा, 1 घंटा करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, प्लस 1 घंटा आपको रीजनिंग और मैथ्स को देना है। 1 घंटा आपको रीजनिंग और मैथ्स को देना है। अब यहां पर यह बात मुझे समझ में आ गई है, यहां पर यह बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। देखो ये कोई चीज नहीं होती कि सर इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन कम थे। यार देखो ये यूपीएससी पे डिपेंड करता है, इस बार कम थे जरूरी नहीं कि अगली बार भी कम रहेंगे। आप इस बात को मानिए, ऐसा नहीं कि इस बार कम थे तो अगली बार भी कम रहेंगे ना, ऐसा नहीं है। चलो इतनी बात हो गई हमारी। अब मैं आपको बताता हूं ये चीज हो गई। तो अप्रैल तक का शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया टाइम के हिसाब से। अब यहां पे कई सारे बच्चे जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस के साथ कैसे मैनेज करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको क्लासेस का भी बता रहा हूं, ध्यान देना। क्लासेस का भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। देखो अगर हम लोग यहां पे बात करें क्लासेस की, पहले पूरी स्ट्रेटजी में काम करता हूं, बताता हूं, फिर आपको क्लासेस का शेड्यूल बताता हूं। पहले पूरी स्ट्रेटजी आप सुन लो, ठीक है, उसके बाद मैं क्लासेस का बताता हूं। अप्रैल तक की कहानी हो गई। उसके बाद मेरे पास है मई जून और जुलाई, ये 3 महीने मेरे पास 2021 के। पहली बात तो ये, आपको करना क्या है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे, तो पहली बात, अगर आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करंट अफेयर्स 1-1 घंटा देते रहोगे तो ऑलरेडी ये तो कंफर्म है कि आपकी नॉलेज सुप्रीम हो जाएगी, प्लस आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी निपट जाएगा। तो नॉलेज तो आपकी अच्छी हो चुकी होगी, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस बार पेपर 2 में अगर आप देखेंगे सीएपीएफ का जो 2020 में पेपर हुआ है, उसमें पेपर 2 में लिखने को किसके ऊपर आया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फार्मर बिल। तो ये सब कहां कवर हो गए? करंट अफेयर में कवर हो गए ना। जैसे ही मई जून जुलाई स्टार्ट होगा, 3 महीने आपको क्या करना है? 3 महीने आपको कम से कम 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस करनी है पेपर 2 की। 2 घंटे आपको तैयारी करनी है अपनी पेपर 2 की। 2 घंटे आप पेपर 2 को दोगे, 1 घंटा आपका रीजनिंग और मैथ्स चलेगा, 1 घंटा आपका करंट अफेयर्स चलेगा, ये तो चलता रहेगा, और फिर आपको 2 घंटे जनरल स्टडीज को रिवाइज करना है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस साइंस। तो आप देख लो, 2 घंटे आप पेपर 2 को देंगे मई से, 1 घंटा रीजनिंग मैथ्स चलता रहेगा, करंट अफेयर भी 1 घंटा चलता रहेगा, और 2 घंटे आप मई जून जुलाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस इनको करेंगे रिवाइज। ठीक है। अब अगर आप यहां पे देख लेंगे तो कितना शेड्यूल बैठ रहा है आपका? 5 से 6 घंटे, मुश्किल से आपका 5 से 6 घंटे का शेड्यूल बन रहा है। 5 से 6 घंटे का शेड्यूल आपका मुश्किल से बन रहा है अगर आप देखेंगे।
तो कम से कम ये तो आप भी मानोगे ना कि 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप यूपीएससी का पेपर निकालोगे। कम से कम अगर आप जो है 6 घंटे का शेड्यूल आपका बनेगा। अब यहां पर क्या चीज है मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या चीज है मैं आपको बता दूं, ये तो आपका पूरा हो गया, 5 से 6 घंटे का शेड्यूल है। अब यहां पे कई बच्चे ये सोचेंगे सर मैं प्रैक्टिस भी करनी है, ये भी करनी है। आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, एमसीक्यू सीरीज, फ्री प्रैक्टिस सीरीज, फ्री क्विज अनअकैडमी की ऐप पे अवेलेबल है। उसके लिए आप प्लस के स्टूडेंट हो या ना हो, आप अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आप सीएपीएफ एसी के फ्री जीएस के क्विजेस, रीजनिंग के क्विजेस आके कर सकते हो। प्लस पेपर से पहले कई सारे एजुकेटर्स आपको टेस्ट सीरीज कराएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, वो आपकी वहां पे कवर हो जाएगी। टीचर्स एक्सपीरियंस है, वो अपने हिसाब से आपको करा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन मेन क्वेश्चन भी कब सॉल्व होगा, जब सिलेबस कवर होगा। अब यहां पर अगर मैं कह रहा हूं लमसम की, चलो अगर मैंने आपको आपका 6 घंटे का प्लान भी बना दिया, अगर मैंने आपको यहां पे 6 घंटे का भी प्लान बना के दे दिया आपको, अगर मैंने आपको यहां पे 6 घंटे का भी प्लान बना के दे दिया, तो गाइस दिन में 24 घंटे होते हैं यार। मैंने अपनी जिंदगी में अपने 24 घंटों को पता कैसे बांटा था, मैं आपको बताता हूं। अब तो खैर चलो मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, तो मुझे इतना समय अपनी पढ़ाई के लिए मिल नहीं पाता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 24 घंटे कैसे बांटे हुए थे, और ये बहुत अच्छा तरीका है, कईयों को अच्छा भी लगेगा। 24 घंटे को 3 तरीके से बांट दो, 8 घंटे 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 सोना, 8 घंटे पढ़ना, ठीक है, और 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे अपने काम करना, अपना एंजॉय करना। कैसा लगा? ये उनके लिए है जो जॉब नहीं करते हैं। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे अपना काम और एंजॉय करना, ये बहुत बेस्ट रहता है। तो भाई साहब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तो 8 घंटे की बात है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि भैया ये जो आपके 8 घंटे काम के हैं, इसमें से 4 घंटे आप अपनी क्लासेस के निकाल दो, ठीक है, इसमें से 4 घंटे अपनी क्लासेस के निकाल दो, 1 घंटा यहां से अपनी क्लास का निकाल दो, तो 4 से 5 घंटे तो आप क्लास देख सकते हो इजिली। क्या दिक्कत है? जब जॉब नहीं है तो 4 से 5 घंटे क्लास तो देख ही सकते हो। 4 से 5 घंटे क्लास देखो, 4-5 घंटे पढ़ो, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर क्लास नहीं देखोगे तो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। और अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, जनरली अगर मैं आपको यहां पे एक चीज बताऊं, ये लो, ये मेरा फंडा था, मैंने अपने दिन को 8-8 में बांट लिया था, और तभी मैंने अपने सारे एग्जाम क्लियर भी करे हैं। एक आईएएस का पेपर अभी मेरा नहीं निकला है, मैं आपको साफ बोलता हूं, ठीक है, लेकिन वो भी भगवान की दुआ रही तो मेहनत में दिन रात कर रहा हूं उसके लिए, वो भी निकाल दूंगा मैं एक दिन। तो मैंने अपने दिन को 3 हिस्से में बांट दिया, 8-8-8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सो, और 8 घंटे आप अपने काम करो, अपनी क्लास देखो, अपना खाना पीना खाओ। अब यहां पे क्या है कि अगर आप 24 घंटे का दिन देखोगे, 24 घंटे का दिन अगर आप देखोगे, तो 24 घंटे में से चलो 6 आवर्स स्टडी, जो मैंने आपको अभी टाइम टेबल बताया, स्टडी टाइम टेबल, जो मैंने अभी आपको टाइम टेबल स्ट्रेटजी बताई, मान के चलो कि चलो मैं कहता हूं 6 घंटे की क्लास भी हो गई, मान लो 6 घंटे की क्लासेस भी हो गई, आधी चीज तो आपकी क्लास में कवर हो जानी है। बहुत जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको जल्दी फिर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप मान लो मैं कहता हूं 6 घंटे की आप प्रॉपर नींद लो, 6 आवर्स की आप स्लीप प्रॉपर लो, ठीक है, चलो मैं कहता हूं 6 घंटे छोड़ो, आप 7 घंटे की नींद लो, 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लो, 6-6-12, 7 घंटे की नींद, 12 और 7 19, बचे 5 घंटे, 5 घंटे जो करना है करो, टीवी देखो, मूवी देखो, मम्मी से बात करो, सब हो जाएगा। आपका स्टडी टाइम वो निकल गया, क्लासेस का टाइम भी निकल गया, सोने का टाइम निकल गया, 7 घंटे, 5 घंटे आप अपने हिसाब से जो करना है करो। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको इस चीज को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बिना फॉलो करे कर लूंगा, तो भगवान राम नहीं हो, समय देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा इस चीज को। अब यहां पे सभी लर्नर्स मेरी एक बात सुन लें, ये चीज मैंने आपको बता दी, ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया पेपर 1 का। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो पेपर 1 आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा बाद में जुड़ा है स्टडी देना, बहुत अच्छे से मैंने पूरा प्लान बताया पेपर 1 का। अब आप लोग यहां पे सोचेंगे सर बुक्स बताइए, सब्जेक्ट वाइज बुक्स बताइए। आज रात को 11:30 बजे
आज रात को 11:30 बजे इसी चैनल पे मेरा सेशन है। आप सोचो मैंने आपके लिए सेशन कैसा रखा है टुडे। आज रात को 11:30 बजे इसी चैनल पे मेरा सेशन होगा। उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक भी बताऊंगा और किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो आज रात 11:30 बजे से लेके चाहे हमें 2 घंटे लग जाएं, हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स की लिस्ट लिखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें हिस्ट्री में पढ़ने हैं, किसको हम छोड़ सकते हैं, किस बुक से पढ़ने हैं और कैसे नोट्स बनाने हैं। आज रात को 11:30 बजे हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किसको छोड़ सकते हैं, कौन सी बुक यूज करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं और पेपर से पहले रिवीजन कैसे करना है। आज रात 11:30 बजे हिस्ट्री, कल सुबह चलेगा किसी और सब्जेक्ट का, कल सुबह पॉलिटी का चलेगा, रात को ज्योग्राफी, फिर अगले दिन साइंस और ऐसे। तो एक एक सब्जेक्ट को उठा के पर्टिकुलरली उसकी बुक्स भी बताऊंगा, टॉपिक्स भी बताऊंगा, कौन कौन से पढ़ने कौन से छोड़ने हैं, विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि अगर मैंने आपको आज रात हिस्ट्री का बताया सब कुछ, कल सुबह पॉलिटी का बताऊंगा सब कुछ, फिर रात को साइंस का बताऊंगा सब कुछ, एक एक सब्जेक्ट को उठा के उसका सब कुछ बता दूंगा। आज रात 11:30 बजे लाइव आ जाना और साथ में व्हाइट पेपर और पेन होना चाहिए बस। यकीन मानिएगा इतना तजुर्बा है कि जितना बताऊंगा सब फॉलो कर लेना, पेपर में मार नहीं खाओगे। ठीक है, अभी मेरी क्लास है तो रात को 11:30 बजे मिलिए। आज हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स लिखेंगे, कौन कौन से पढ़ने और कौन से हम स्किप कर सकते हैं, बुक्स, सोर्स, नोट्स कैसे बनाने, रिवीजन कैसे करना, हिस्ट्री का सब कुछ रात को आपको बता दूंगा। कल सुबह दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, मतलब एक सब्जेक्ट को उठा के पहले ढंग से उसके बारे में बताऊंगा। तो आज रात मैंने हिस्ट्री चूज किया है, पहले हिस्ट्री, फिर अगली क्लास में पॉलिटी, फिर करंट अफेयर, फिर साइंस, ऐसे चलेंगे। तो प्लीज रेट रिव्यू कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी मेरी क्लास है हिस्ट्री की प्लस पे, रात को 11:30 में इसी चैनल पे आपको लाइव मिलूंगा। ठीक है, जय हिंद। और रात को 10 से 11 में फ्री करंट अफेयर पढ़ाता हूं अनअकैडमी की ऐप पे, आप उसको आके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यूज माय रेफरल कोड विशाल सर लाइव, इसको यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, क्योंकि नए नए कोर्स आ रहे हैं उनको ले लो, आप सारे कोर्स देख सकते हो। चलिए फिर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।